गाइस ब्लैक क्लोवर के पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि आस्था और यूनो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाते हैं। यूनो सभी स्क्वाड्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड गोल्डन डॉन में जाता है और आस्था को कैप्टन यामी ब्लैक बुल्स में ले लेता है। अब इसके अगले दिन क्लाउज लूनेट्स नाम का एक बंदा यूनो के पास आता है। तुम ही हो ना वो नए लड़के, एक पिछड़े इलाके से आया हुआ एक आम इंसान। ना ही तुम किसी शाही घराने से हो और ना ही तुम कोई महान इंसान हो। पता नहीं कैप्टन वेंजेंस क्या सोच रहे थे जो तुम्हें गोल्डन डाउन में ले लिया। सभी कैप्टन्स ने तुम्हारे लिए हाथ खड़े करे थे। इस बात से ज्यादा हवा में मत उड़ने लग जाना। इतनी आसानी से तुम्हें गोल्डन डाउन का एक सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द खुद को साबित कर दूंगा कि मैं गोल्डन डॉन्स के अंदर रहने के काबिल हूँ। और यहाँ हमारे आस्था भैया दोबारा से ब्लैक बुल्स के हाइड आउट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एक फायर बॉल दोबारा से इसे बाहर फेंक देती है। ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। इन दोनों का नाम है मैग्मा और लक। यहाँ पर कुछ लोग ठूस रहे होते हैं, कुछ लड़कियाँ सो रही होती हैं। वाओ नाइस। आस्था घबरा जाता है कि भाई क्या चिड़ियाघर बना रखा है ये लोगों ने। आस्था को ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपना इंट्रो देने लगता है। हेलो, मेरा नाम है आस्था और मैं हीज विलेज से आया हूँ और एक दिन मैं विजिट किंग जरूर बनूंगा। पर कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और इसे बुरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अभी भी कुछ लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और कुछ ठूस रहे होते हैं। तभी एक फायर बॉल दोबारा से आस्था के पास आकर गिर जाती है। तभी कैप्टन यामी को गुस्सा आ जाता है और दीवार पर पंच मार के कहता है कि सालो चुप हो जाओ। ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि भाई कैप्टन यामी आ चुका है। कैप्टन आप आ गए? सॉरी यार, हमने तो आपको दिखा ही नहीं था। और सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं। लक कहता है कि प्लीज सर मेरे साथ फाइट कीजिए। ओह डियर यामी, इन बच्चों को छोड़ो। क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे क्या? चार्मी बोलती है देखो ये कितना डिलीशियस है ना, लीजिए इसे खा के देखिए। अरे अरे, मैं जानता हूँ आप सभी लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, पर अब सभी लोग चुप हो जाओ। और ये बंदा जिसका नाम ग्रे है ये कुछ नहीं कहता, पर ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और हर टाइम सिगरेट्स फूकता रहता है। ये लड़का आज से हमारी टीम का एक सदस्य है। मेरा नाम है आस्था और मैं हेज विलेज से हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। तभी फिनरल कहता है कि ये है गोल्डन अग्रिपा। ये चाहे थोड़ा सा डरावना दिखता हो पर है बहुत ही अच्छा इंसान। और दूसरी है वेनेसा एनुटेका। ये तुम्हारी चेहरे पर आ जाएगी जब ये नशे में होती है। अबे चलना। और वेनेसा आस्था से कहने लगती है तुम एक पिछड़े इलाके से आए हो, है ना लड़की? और तुम मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने में सफल भी रहे। क्या बोलते हो, मैं तुम्हें इसका इनाम दूं क्या? आस्था अपने मन में सोचने लगता है नहीं 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 आस्था, सिस्टर लिली अपने जज्बातों पर काबू रख आस्था। I am sorry, बाबू। और ये बंदा आस्था को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और घोष आस्था को अपनी छोटी बहन की एक तस्वीर दिखाता है। ये बंदा अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है सर जी, मैं नहीं आता इसके पास। और अगली है चार्मी पेपिटसन और इसे बस खाना पसंद है। पूरा दिन बस ठूसती ही रहती है। और गाइस ये मोटू है ग्रे। ये इंसान कैसा है किसी को कुछ नहीं मालूम है। और ये है मैग्ना, एक अपराधी। और मैं हूँ सुपर पॉपुलर फिनरल। और ये है हमारे कैप्टन यामी सुकेहिरो। यहाँ पर और भी मेंबर्स है बच्चे, पर अभी वो लोग मिशन पर है और आधे छुट्टी पर गए हैं। और तभी आस्था जोर जोर से इन सभी का शुक्रिया अदा करने लगता है। चुप हो जाओ लड़के। और यामी का ये डरावना चेहरा देखकर बेचारा आस्था घबरा जाता है। सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जी सर। ठीक है, तुम सभी लोग इसे काम पर लगाओ। जिम शिम करवाओ, इसका बॉडी बिल्डर बनाओ इस लौंडे को। और मैग्मा डरावनी सी शक्ल में कहता है कि तुम एक पिछड़े इलाके से आए हो लड़के, जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि यामी ने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत को देखकर तुम्हें टीम में ले लिया है। और तुम्हारे अंदर से तो कोई मैजिक भी फील नहीं हो पा रहा है। पर इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर बन चुके हो। हाँ, पर ब्लैक बुल के निशान वाला रोप तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम खुद को साबित कर दोगे। आस्था इस रोप को पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और मैग्मा कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम कितने डिजर्विंग हो। अभी लोग बाहर चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें ये ब्लैक रोप मिल जाएगी। सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और आस्था से बहुत सारे टास्क करवाने लगता है। आस्था काफी आसानी से 5000 सिटअप्स कर लेता है और एक बड़े से पत्थर को भी उठा लेता है और इसे अपने सर से फोड़ देता है। फिजिकल पावर और स्टेमिना तो आस्था का बहुत ही ज्यादा होता है। क्या तुम्हें अब यकीन हो गया? तो अब तो मुझे वो ब्लैक बुल रोप दे दो यार। अरे बच्चे, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ। अभी सबसे जरूरी टेस्ट रहता है। अगर तुम इसे पार कर पाते हो तो ही तुम्हें ये रोप मिल सकता है। मैग्ना अपनी ग्रेमॉयर के अंदर से एक बेसबॉल बैट जैसा कुछ निकालता है और आस्था से कहता है कि तुम मैजिक यूज करो या अपनी कोई भी स्किल का यूज करो। तुम्हें बस मेरे अटैक को डिफेंड करना होगा। आस्था भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। मैग्मा काफी सारे आग के गोले आस्था की तरफ फेंकता है, पर आस्था इन सभी को बहुत इजीली डॉज कर जाता है। अब मैग्मा अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाने लगता है। मैग्ना के अंदर में से मैजिक पावर की वेव्स निकल रही होती हैं और अपनी पूरी ताकत से आस्था की तरफ इस एक्सप्लोडिंग फायर बॉल को फेंक देता है। आस्था घबरा जाता है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। पर आस्था ने अपनी मसल्स को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया हुआ है और आस्था अपनी काइनेटिक विजन और अपनी एक्सप्लोसिव पावर के साथ अपने ओपोनेंट के मैजिक को बीच में से काट के उन्हें हरा सकता है। पर मैग्ना का हमला काफी ज्यादा तेज होता है और इतनी जल्दी इसके मैजिक को बीच में से कट नहीं कर पाएगा। और अगर आस्था इसे काट भी देता है तब भी इसकी आग आस्था को जला देगी। और जब आस्था को इस बात का एहसास हो जाता है तो इसका दिमाग काम करना बंद कर गया। पर इसके शरीर ने हार नहीं मानी थी और इसके रिफ्लेक्सेस ने एक आखिरी कोशिश की और आस्था मैग्मा की बॉल को अपनी स्वॉर्ड से बाउंस बैक कर देता है और ये बॉल सीधा मैग्मा के ऊपर जाकर लगती है। ये देख
देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यामी नोटिस करता है कि आस्था की स्वॉर्ड मैजिक को बस बीच में काट ही नहीं सकती है बल्कि उसे बाउंस बैक भी कर सकती है। भाई साहब ये क्या हो गया भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है। ये स्वॉर्ड तो कमाल की है, मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ। आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटने वाला था और ये साला सोच कर रहा था क्या ये मुझे मारने वाला था क्या। ये कैसा तरीका है भाई अपने न्यू मेंबर को ट्रीट करने का। एक सेकंड, कहीं मैंने इसे तो नहीं मार दिया। तभी मैग्मा जिंदा हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है आग में से। और ये देखकर आस्था हैरान हो जाता है कि भूत भाई भूत। दरअसल मैग्ना ने उस हमले को अपने मैजिक से नलीफाई कर दिया था और आस्था के पास काफी गुस्से से आता है। आस्था की फट जाती है। क्या बात है लड़के, तुमने सिर्फ मेरे हमले को ब्लॉक ही नहीं बल्कि उसे मेरे पास वापस भी भेज दिया। हाँ क्या बात है आस्था। और सॉरी जो भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था उसके लिए। मैं तुम्हारे पास के विलेज से ही आया हूँ, रायका विलेज से दोस्त, जो कि हेज विलेज से थोड़ा सा ही आगे है। शाबाशी शाबाशी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अरे अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे पास तो मैजिकल पावर्स है ही नहीं। एक सेकंड, तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है और फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या बात है। सब लोग आस्था से इम्प्रेस हो जाते हैं और वेनेसा इसके साथ ड्रिंक करने के लिए दोबारा से इसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। चलो ना ड्रिंक करते हैं। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। देखो देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। और मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स की रोप को दे देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वेनेसा आस्था को इस रोप को पहना देती है और इसके हेडबैंड के ऊपर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। और अब से आस्था ब्लैक बुल्स का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। और आस्था दोबारा से चिल्लाने लगता है, चुप हो जा लड़के। हाँ ठीक है सर जी ठीक है। और एक लड़की ऊपर से इन्हें छुपकर देख रही होती है और सोचती है कि अच्छा ये है न्यू मेंबर। हाँ, और ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब इसके बाद मैग्ना आस्था को इसका रूम दिखाता है, जो कि काफी गंदा और छोटा होता है, लेकिन इसके बावजूद आस्था काफी खुश होता है क्योंकि इसके पास कभी पर्सनल रूम था ही नहीं। मैं बहुत ही खुश हूँ यार। तुम जानते हो चर्च में हम सभी लोग एक ही रूम में सोते थे, टांगों पे टांगे रख के। और आस्था रूम की सफाई करने लगता है और एकदम मस्त चमका देता है। ठीक है आस्था, अपने परिवार को लेटर लिखना मत भूलना दोस्त, सभी को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे मत भूलना, अपने आप ही देख लेना। और आस्था सोने से पहले चर्च में सभी के लिए लेटर लिखता है। ये चाहे मेरा पहला कैसल हो पर ये आखिरी नहीं होगा। मैं बहुत ही जल्द विज़र्ड किंग बन जाऊंगा और यू नो मैं तुमसे हारने नहीं वाला। और यहाँ पर क्लॉज यूनो को इसका रूम दिखाता है। ये रहा तुम्हारा रूम, जितना तुम डिजर्व करते हो उससे तो ज्यादा ही बढ़िया मिला है तुम्हें। अरे यार ये कमरा तुम्हारे लिए बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर तो नहीं बनना चाहता पर कैप्टन वेंजेंस ने ऑर्डर्स दिए हैं। बच्चे कल मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तुम्हारी क्या क्या ड्यूटीज हैं एक मैजिक नाइट के तौर पर। मेरा नाम यूनो है, बच्चा नहीं। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे साथ सर कहकर बात करो। तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी और कल लेट मत हो जाना, टाइम से उठ जाना। यहाँ चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी आस्था और यूनो के लेटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। आस्था की हैंड राइटिंग काफी ज्यादा बेकार होती है और सिर्फ सिस्टर लिली ही इसे समझ पाती है। ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि यूनो एक मैजिक नाइट बन चुका है। मैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट में जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे इस बात को पूरे विलेज में बताना चाहिए ना। और जब इन्हें पता चलता है कि आस्था ने भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है तो इनके होश ही उड़ जाते हैं। लगता है काफी समय के बाद वो लोग घर आने वाले हैं। ठीक है मैं विलेज में सभी को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। और फादर झाड़ू के ऊपर बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और नैश कहता है कि आखिरकार जो उसने सोचा वो कर ही दिखाया। हाँ, अब अगली सुबह आस्था काफी जोश के साथ उठता है। क्या बात है, मैं मैजिक नाइट बन गया। हाँ, ये कोई सपना नहीं है आस्था, ये सच्चाई है। और आस्था मस्त कपड़े वपड़े पहनकर गेट खोलते ही भागने लगता है पर एक पिलर से टकरा जाता है। अरे ये क्या है भाई, ये पिलर कल तो था नहीं यहाँ पर। तभी मैग्ना यहाँ पर आता है। ये पिलर कब से आ गया यहाँ पर, कल तो था नहीं। अच्छा ये दरअसल ये पूरी बिल्डिंग ही अपना शेप बदलती रहती है, चिंता मत करो तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। और मैग्ना इससे पूरे ब्लैक बुल्स बेस को दिखाने लगता है। ये है कैफेटेरिया जो कि काफी ज्यादा विशाल होता है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची अभी भी ठूस रही होती है। भाई जब से शुरू हुआ है ये क्या है, ये ठूसी जा रही है तब से। कितना खाना है इसको। नहाने की जगह भी दिखाता है, दोनों नहाने लगते हैं। साले पानी गर्म करना बंद कर, बुलबुले छोड़ रहा है। मैग्ना इसे कुड़ियों का रूम दिखाता है पर रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स होते हैं। ध्यान से आस्था, अगर तुम इनमें फंस जाते हो तो तुम बचने वाले नहीं हो। ये ट्रैप्स सिक्योरिटी है ताकि तुम्हारे जैसा ठरकी कोई कुड़ियों के रूम में ना चला जाए। और ये है टॉयलेट। पर यामी पहले से ही टॉयलेट में होता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। दोनों यामी से डरकर भागने लगते हैं। इसके बाद मैग्ना आस्था को बीस्ट रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर यामी के पेट्स रखे होते हैं। मैग्मा आस्था से कहता है कि मैं तुम्हें इसका इंचार्ज बनाता हूँ, इनकी देखभाल करने के लिए। इन्हें सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खिलाना पड़ता है। पर आस्था जैसे ही इन्हें खाना खिलाने लगता है बीस्ट इसे अपने मुंह में भर लेता है। आस्था को लाइब्रेरी दिखाता है, प्ले ग्राउंड दिखाता है और दोनों पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक लड़की यहाँ पर आ जाती है और ये वही लड़की है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। आस्था ये तुम्हारी कलीग है, इसने भी इसी साल ज्वाइन किया है। आस्था इस लड़की को अप्रोच करता है। मैं हूँ आस्था, एज विलेज से। चलो साथ में मिलकर अपना बेस्ट देते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अबे जाना, तुम बस एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। मेरा नाम है नोएल सिल्वा और मैं रॉयल फैमिली से हूँ। माफ कर दो जी, माफ कर दो मोहतरमा। पर एक सेकंड, तुमने कीड़ा किसे कहा? हम दोनों सेम टीम में हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कोई रॉयल्टी हो या नहीं? हाँ बेवकूफ लड़के, इससे फर्क पड़ता है। लगता है तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। और नोएल अपने मैजिक का यूज करके आस्था पर हमला करती है और इसका मैजिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसका हमला मैग्ना पर लग जाता है और मैग्ना इस पर गुस्सा कर जाता है
कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरा सीनियर हूँ मैं, मुझ पर हमला कर रही है तू। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हें मैंने परमिशन नहीं दी वहाँ पर खड़ी होने की। मैग्मा और आस्था का दिमाग खराब होने लगता है कि भाई क्या लड़की है ये, पागल वागल है क्या, ज्यादा ही सर चढ़ रखा है इसके, रॉयल्टी कर रही है। और मैग्ना नोएल से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉयल्टी हो, सिल्वर ईगल्स की बहन हो या कोई आम इंसान हो, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सिल्वर ईगल्स के कैप्टन की छोटी बहन है। तुम्हें कैप्टन यामी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी जैसी एक बिगड़ैल लड़की को ब्लैक बुल्स के अंदर आने का मौका दिया है। मैं तो बस इसलिए रुका हुआ था क्योंकि तुम एक लड़की हो, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी नोएल अपनी रोप को निकाल देती है। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद रिजाइन करती हूँ। इतनी बेकार टीम में वैसे भी कौन ही रहना चाहेगा। अरे ओ वापिस आओ, माफी मांगो, तुम कैप्टन यामी से माफी मांगो। ओए सुन रही है? आस्था बेचारा ब्लैंक हो जाता है। जिस रोप को पाने के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगली सुबह आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है। तभी इसके ऊपर पानी की एक बॉल गिर जाती है और देखता है कि नोएल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। नोएल जैसे ही निशाना लगाती है तो ये बॉल दोबारा से आस्था के ऊपर जाकर लग जाती है। इसकी बैंड बजा रखी है बेचारे की। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नोएल को अपनी पिछली बातें याद आने लगती हैं। सभी लोग इससे कहते थे कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिक है पर तुम उस पर काबू नहीं कर पाती हो। इवन इसके भाई बहन भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते थे कि इससे अच्छा तुम मर जाओ। हो क्या रहा है? जब भी मैं अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा निशाना दूसरी और चला जाता है। तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था, क्या वो सारी बातें सच है क्या? और इसकी स्क्वाड के मेंबर्स इसकी बेइज्जती किया करते थे। और कैप्टन नोजेल जो कि सिल्वर ईगल्स के कैप्टन है, नोएल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी एक लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। आखिर हमारी माँ की जगह तुम क्यों नहीं मर गई? मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं इसे साबित करके ही रहूंगी। आस्था को देख लेती है। ओए कीड़े, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे यार, अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा। नोएल डर जाती है और आस्था पर हमला करने लगती है, जिसे ये काबू नहीं कर पाती है। पर नोएल अपने ही मैजिक में ट्रैप हो जाती है और इसका मैजिक आसपास तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सभी ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तभी मैग्ना की नजर इसके इस हमले पर जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सभी ब्लैक बुल के मेंबर्स देखते हैं कि भाई साहब इतना ज्यादा बड़ा मैजिक, अगर कुछ नहीं किया गया तो भाई यहाँ पर सुनामी भी आ सकती है। अगर हम अपने मैजिक का यूज करके उसे फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं तो वो मारी जाएगी। भाई फिनरल, क्यों ना तुम अपने स्पेशल मैजिक से उसे बाहर निकाल दो। मैं उसके इतना करीब नहीं जाने वाला, ये काफी ज्यादा खतरनाक है कैप्टन। अगर हमारे पास कोई होता जो मैजिक पावर को नलीफाई कर सकता तो कितना आसान हो जाता ना। तभी आस्था उड़ते उड़ते यामी के ऊपर गिर जाता है। ये कहाँ से आ गया भाई? आस्था, क्या तुम उस मैजिक को काट सकते हो क्या? पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। और तभी यामी आस्था को ऊपर फेंक देता है। अब सब तुम पर ही है आस्था। और आस्था अपनी स्वॉर्ड का यूज करके, जो कि एंटी मैजिक है, नोएल की मैजिक को नलीफाई कर देता है। पर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर फिनरल इन्हें अपने मैजिक का यूज करके बचा लेता है। दोनों नीचे आ जाते हैं। सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है आस्था, तुमने ये कर दिखाया। ए बच्चे, तुमने अच्छा किया आस्था। नोएल सोचती है कि अब ये सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, पर आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर है भी नहीं। इसके बावजूद उसने मुझे बचा लिया, ये कितना कूल है। तभी आस्था नोएल से कहने लगता है, क्या बात है नोएल, तुम्हारे पास तो कितनी ऑसम पावर्स हैं। काश मेरे पास भी ऐसी मैजिक पावर्स होती यार। एक बार तुम इन पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाती हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। मैं तो तुमसे जेलस हो गया यार, तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे हारूं नहीं। तभी मैग्ना नोएल से कहता है, तो तुम अपने मैजिक पर काबू नहीं कर पाती हो, है ना, इसलिए तुम इस टीम को छोड़कर जा रही थी। अरे यार, मुझे पहले बता देती। रॉयल फेलियर, क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है, ये पूरी स्क्वाड फेलियर्स के साथ भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेनेसा कहती है कि मैं भी अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और सभी लोग नोएल को चीयर अप करने लगते हैं और इसे दोबारा से इसका रोप दे दिया जाता है। और आस्था नोएल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चलो नोएल, हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। अब अगले दिन आस्था यामी को उठाने जाता है, क्योंकि यामी ने ही इससे कहा था कि अब से तुम्हें हर रोज मुझे जल्दी उठाना होगा। कैप्टन यामी जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। हेलो हेलो। अब चल से भाग जा यहाँ से, तुझे जान से मार दूंगा। सर जी, गुस्सा क्यों होते हो? आप ही ने तो कहा था। आस्था बहुत सारे काम करता है, घर की सफाई करता है, कपड़े धोता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार, ये मैजिक नाइट्स को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। पर एक सेकंड, ये काम तो मैं चर्च में भी करता था, तो ये मैजिक नाइट क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट के दौरान आस्था नोएल से कहता है, ओए लड़की, तुम भी मेरी हेल्प किया करो, मैंने ठेका लिया हुआ है सारा काम करने का, कल से तुम भी मेरे साथ साफ सफाई करोगी। चुप कर जाओ, मैं रॉयल्टी हूँ, मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। आस्था मैग्ना से पूछता है कि भाई ये मैजिक नाइट्स करते क्या हैं, काम क्या होता है इनका? मैग्ना को गुस्सा आ जाता है और इसका कॉलर पकड़ कर कहता है, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला एक मैजिक नाइट की ड्यूटीज क्या होती है? अब मैजिक नाइट्स किंगडम की रक्षा करते हैं। चले हो मैजिक नाइट बनने। हाँ, और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैजिक नाइट्स करते क्या है? आस्था माफी मांगता है कि भाई गलती हो गई सवाल पूछ के तेरे से। दोस्तों यार, इसे बताओ मैजिक नाइट्स का काम क्या होता है? और वेनेसा, ये दारू पी रही है अभी भी भाई, क्या ये पकड़ गई की? हम सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और हमें शाही घराने के लोगों के करीब आने का मौका मिलता है जब हमें उनकी रक्षा के लिए असाइन किया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये ठरकी है यार लड़की यार। लक बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछते हो तो सबसे मजेदार काम दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और सभी लोग अपने अपने रीजंस बताने लगते हैं। और गोश अपनी बहन को प्राउड फील करवा सके, इसी वजह से एक मैजिक नाइट बना था। फिनरल कुड़ियों को बचाकर उनके बीच पॉपुलर होना चाहता है। और ये भाई साहब क्या बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है गाइस। धीरे बोलता है भाई ये बहुत ज्यादा। मुझे 24 घंटे खाना चाहिए होता है और मैजिक नाइट बनके मैं जितना चाहिए उतना खा सकती हूँ। और जब इसका खाना खत्म हो जाता है तो एक मैजिकल शीप के थ्रू खाना बनाती है। और ग्रे अपने मैजिक का यूज करके आस्था में बदल जाता है और बोलता है, खेलेगा फ्री फायर? आस्था, तुम्हें समझ आया क्या कि एक
मैजिक नाइट का क्या काम होता है? तभी कैप्टन यामी यहाँ पर आ जाते हैं। एक मिशन पर जाने के लिए कहता है। दोनों काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं इस मिशन को लेकर। मैं भी चलूंगा। नहीं आस्था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। सिर्फ अडल्ट ही इस मिशन को कर सकते हैं। मेरे जाने के बाद तोड़ फोड़ मत करना, ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो अपना ख्याल रखना। यार इन दोनों को देख कर तो लगता है ये किसी बहुत ही जरूरी मिशन पर गए हैं। और ये कहाँ गए हैं? जुआ खेलने गाइस। और जुए में अपने कपड़े तक हार चुके होते हैं, नंगे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि अपनी 6 मंथ्स की सेविंग्स भी हार चुके हैं। यहाँ तक कि अंडरवियर भी हार जाते हैं। इसके बाद भी ये बेशरम यामी कहता है कि बस एक आखिरी राउंड हो जाए। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अगर हम जीत जाते हैं तो हमने अभी तक तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं तुम्हें वो सब कुछ वापस करना होगा, और अगर हम लोग हार जाते हैं तो मैं मेरी रिवॉर्ड तुम्हें दे दूंगा। नहीं सर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, इस बार मैं जीत जाऊंगा। ये ओल्ड मैन भी कहता है कि तुम्हें अपनी ग्रीमोयर को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुम मैजिक नाइट्स के कैप्टन हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और राउंड खेलने दूंगा, पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है। और ये लोग दोबारा से जुआ खेलना शुरू कर देते हैं और इस बार दोबारा से यामी हार जाता है। मेरे विलेज में काफी सारे सुअरों ने हमें परेशान कर रखा है, क्या तुम उसे संभाल लोगे क्या? अब क्योंकि इसने शर्त लगा ली है तो यामी को इस काम को करना ही पड़ेगा। आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाता है। नोएल भी इसके साथ ही होती है और ये बीस्ट खाने के साथ साथ आस्था को भी खाना समझ के खाने लगता है। अरे खड़ी क्या हो, हेल्प करो यार। मैं एक रॉयल्टी हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें इसी के लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैग्ना और यामी यहाँ पर आ जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे ये लोग उस ओल्ड मैन से हार गए, पर काफी मजा आया। आस्था और नोएल देखते हैं कि भाई ये दोनों नंगे क्यों हैं, और इन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने ओपोनेंट से हार चुके हैं। और दोनों सोचते हैं कि भाई ये दोनों हार गए, और यहाँ तक कि इनके ओपोनेंट्स को इतनी भी शर्म नहीं थी, इन्हें नंगा करके भेजा है। किसके साथ लड़ने गए थे ये लोग? इनकी तो इज्जत भी लूट ली। हम दोनों सासी विलेज के एक मेयर से हार गए जुए में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तैयार हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम्हें सासी विलेज में जाकर सुअरों को मारना होगा। अबे साले, तभी ये कैसा मिशन है? मैं नहीं जाने वाली, मैं एक रॉयल्टी हूँ। उस बूढ़े के पास हमारे कपड़े और 6 महीने का सारा पैसा है, और हमने उससे वादा किया है किसी भी कीमत पर इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमें उसके लिए उन सुअरों को मारना ही होगा। पर सर जी, शर्त तो आप हारे थे ना? आप हारे हो और सुअर से हम निपटे। क्या हम आपको शक्ल से बेवकूफ लगते हैं? एक मैजिक नाइट को अपने कैप्टन की हर एक बात को मानना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारा पहला मिशन है, या तो इस मिशन को पूरा कर लो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। और इन दोनों को इस काम को करना ही पड़ता है। और यामी यहाँ से चला जाता है। मैजिकल नाइट्स बनके सुअरों से निपटना होगा अब। पर आस्था काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने पहले मिशन को लेकर। पर मैं इस मिशन पर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो अपने मैजिक पर काबू भी नहीं कर पाती हूँ। अरे तुम जब तक मिशन पर नहीं जाओगी, कोशिश नहीं करोगी, तो कैसे सीखोगी? ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मैग्ना फिंड्रल से अपना स्पेशल मैजिक यूज करने के लिए बोलता है। चल भाई फिंड्रल, हमें सासी विलेज तक लेकर जाओ। जल्दी अपना स्पेशल मैजिक यूज करके पोर्टल को खोल दो। पर फिंड्रल बताता है कि ये सिर्फ उसी जगह पर जा सकता है जहाँ पर ये पहले जा चुका हो, और अननोन लोकेशंस पर नहीं जा सकता है। और क्योंकि ये सासी विलेज कभी गया ही नहीं है, तो इन्हें नहीं लेकर जा सकता। और इसका मतलब है कि अब इन्हें झाड़ू पर ही उड़कर वहाँ पर जाना होगा। पर इन दोनों को झाड़ू पर उड़ना नहीं आता है। मैग्ना का दिमाग खराब होने लगता है कि भाई तुम कितने यूजलेस हो, तुम बेसिक सी चीजें नहीं कर पाते। ये आस्था तो निकम्मा है, इसके पास तो मैजिक ही नहीं। और ये छोटी बच्ची अपने मैजिक को काबू ही नहीं कर पाती। मुझे ही तुम्हें उड़ाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ मेरी बेबी क्रेजी साइक्लोन से मिलने के लिए। जी हाँ गाइस, ये अपनी उड़ने वाली इस झाड़ू को बेबी कहता है। आस्था इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और मैग्ना अपने मैजिक का यूज करके इस झाड़ू को उड़ाने लगता है। तीनों उड़ने लगते हैं। आस्था काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बैठे बैठे उछल रहा होता है। मरना है कि तुझे आस्था? चुपचाप बैठ जा, पास आकर बैठो ताकि गिर ना जाओ। और जैसे ही आस्था नोएल की कमर पे हाथ रख के इसे पकड़ता है और थोड़ा आगे आता है, तो नोएल इस पर कोनी मारकर इसे नीचे गिरा देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल्टी को छूने की? बेचारा आस्था नीचे गिर जाता है, पर मैग्ना जल्दी से जाकर आस्था को पकड़ लेता है और ये सभी लोग उड़ते उड़ते सासी विलेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सासी विलेज में पहुंच चुके हैं। इन सभी को सुअर घेर लेते हैं और इनमें से एक बंदा अपने मैजिक का यूज करके इन सभी को क्रिस्टल्स में बदल देता है और अपने मैजिक से फूंक मारकर इन सभी को चूर चूर कर देता है। इन सभी को पता चला है कि सासी विलेज में एक मैजिकल स्टोन है और ये सब के सब उस स्टोन को लेने ही इस विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक सुअर आस्था के पीछे पड़ जाता है और अपने सिंग से टक्कर मार के इसे हवा में उछाल देता है। ये सुअर साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और मैजिक का यूज कर रहा होता है। भाई साहब, सुअर भी वही मैजिकल है इस दुनिया में। मैग्ना इन्हें उड़ाकर लेकर आया था, जिसमें इसका काफी सारा मैजिक यूज हो चुका है, इसलिए थककर आराम करता है। क्या हमें आस्था की हेल्प नहीं करनी चाहिए? अरे आस्था संभाल लेगा उस सुअर को। अगर तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है तो जाओ, तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। नोएल आस्था की हेल्प करती है अपने वाटर मैजिक का यूज करके, पर ये हमला सुअर की जगह आस्था को ही लग जाता है। ये सुअर दोबारा से आस्था पर हमला करता है, पर इस बार आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके इस सुअर को घायल करके सुला देता है। तभी मैग्ना आस्था के पास आता है। शाबाश लड़के, तुमने अच्छा काम किया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। और आस्था देखता है कि यहाँ पर काफी सारे सुअर होते हैं, पर आस्था इन सभी को हरा देता है और इन सभी सुअरों को पकड़ने के बाद ये सभी लोग इन्हें उस ओल्ड मैन के पास लेकर जा रहे होते हैं। आस्था अपनी फिजिकल पावर्स का जलवा दिखाता है और 3-4 सुअरों को अकेले ही उठाकर चल रहा होता है। मैग्ना बोलता है कि इन सभी सुअरों को देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। चलो आज की रात इन जंगली सुअरों की पार्टी करते हैं। कि तुम सासी विलेज के उस मेयर को जानते हो क्या? वो
तुम्हारा दोस्त वगैरह है क्या? हाँ मैं उसे जानता हूँ। मैं रायाका विलेज से हूँ, जो कि सासी विलेज से थोड़ा ही दूर है। बचपन में मैं काफी ज्यादा शरारती हुआ करता था, काफी ज्यादा उधम मचाया करता था। और जब एक दिन मुझे मेरी ग्रेमोयर मिली तो मैंने इस विलेज पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं सब पर हमला करने लग गया। फिर एक बूढ़ा आदमी उन सभी विलेजर्स को रेस्क्यू करने आता है और मुझे पकड़कर उसने पनिशमेंट भी दी। और एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट समझकर मैग्ना इस बूढ़े आदमी को फाइट के लिए अक्सर चैलेंज किया करता था, पर इसमें मैग्ना हर बार हार जाता था। ये ओल्ड मैन मैग्ना को काफी कुछ सिखाते हैं, जैसे कि एक रियल मैन कभी किसी के लिए मुसीबत नहीं लेकर आता है। कमजोरों की मदद करो, एक सच्चा मर्द कभी दूसरों को चिंतित नहीं होने देता। इस बूढ़े आदमी में इतनी ज्यादा मैजिकल पावर थी कि जब ये बंदा छोटा था तो एक मैजिक नाइट बनने की इच्छा रखता था। और उन्हीं ने मुझे मैजिकल नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोला था। मैं कोई मैजिकल नाइट नहीं बन पाया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर बनो। तुम्हारे अंदर मुझे क्षमता दिखती है। पर सर जी मैं तो एक छोटे विलेज से आता हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम छोटे गांव से हो तो अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहे अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर तुम एक मैजिकल नाइट जरूर बनोगे। और जब मैग्ना मैजिक नाइट बन जाता है तो सबसे ज्यादा खुश ये ओल्ड मैन ही होता है। मैग्ना मेयर की काफी ज्यादा इज्जत करता है और उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। अब जैसे ही ये लोग सासी विलेज पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा विलेज मिस्ट से ढका हुआ है। भाई ये कैसा मौसम है? ग्रे ग्रे सा। बेवकूफ, ये मैजिक है। अगर तुम एक बार इस धुंध में चले गए हम अपनी डायरेक्शनल सेंस को खो देंगे और हम कहीं नहीं जा पाएंगे और बस भटक कर रह जाएंगे। मैग्ना को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। आस्था, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। आस्था, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और अपनी मैजिक स्वॉर्ड से इस धुंध को काट डालो। हमें विलेज के अंदर जाना होगा। पर मैग्ना यार, मैं मिस्ट को कैसे काट सकता हूँ? बेवकूफ, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? ये धुंध एक मैजिक है और जो तुम्हारी तलवार है एक मैजिक को काट सकती है। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? बेवकूफ, जल्दी काट इसे। ओ अच्छा, हाँ समझ गया। हाँ ठीक है। आस्था अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और मिस्ट को कट करता है। मैग्ना डायरेक्शंस बताता जाता है पर आस्था मिस्ट को कट करता जाता है। मैग्ना इस पूरी जगह को अच्छे से जानता होता है। तभी मैग्ना को एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल प्रेजेंस फील हो जाती है और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और तभी इन्हें अपने सामने दिखाई देता है कि सासी विलेज के सभी लोगों को बंदी बना दिया गया है। और जैसे ही इन सभी विलेजर्स पर हमला किया जाता है मैग्ना अपने मैजिक से इन्हें बचा लेता है। और मैग्ना देखता है कि वो ओल्ड मैन मर चुका है। उन्होंने विलेजर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैग्ना को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ओल्ड मैन मर चुका है। और तभी इसे अपने सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं। क्या ये तुमने किया? तुमने मेरे स्केड्यूल को डिले कर दिया। अब तुम सब के सब 10 सेकंड्स में मारे जाओगे। ये बंदा अपने मैजिक से एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है और इन सब पर हमला कर देता है। पर आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके इसे बीच में से काट देता है। तुम कौन हो और इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? मैग्ना भी सोच रहा होता है कि भाई ये लोग है कौन। और इस सभी विलेन से सोच रहे होते हैं हमारे मिस्ट बैरियर से बचकर यहाँ पर कैसे आ गए। 5 मिनट के अंदर इनसे निपट कर सभी विलेजर्स को खत्म कर देंगे ताकि इसकी खबर बाहर कहीं ना जा पाए। और फिर हम वो ढूंढेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर आस्था इन पर हमला करने लगता है। इन विलेंस की टीम में से एक बंदा आस्था पर अपना मिस्ट मैजिक यूज करता है पर आस्था इसे भी चीर के रख देता है। लगता है तुम मैजिक स्पेल्स को नलीफाई कर सकते हो। तुम इन विलेजर्स को क्यों मारना चाहते हो? ये पूरी कंट्री 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। पहली है नोबल रेल्म, जहाँ पर शाही घराने के लोग रहते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। दूसरी है कॉमनर्स रेल्म, जहाँ पर नॉर्मल सिटीजन्स रहते हैं। और तीसरी है फॉरसेकन रेल्म, जहाँ के लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत मैजिक ही यूज कर सकते हैं ताकि अपने दिनचर्या के काम कर सके। ये लोग बिना दिमाग वाले जिंदा मुर्दे हैं। मैं इन सभी जिंदा मुर्दों से निपट रहा था और कुछ नहीं। तुम खुद को ही ले लो। तुम्हारे पास इतनी सारी मैजिकल पावर्स है कि तुम मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर पाए हो और तुम सब लोग इन्हें इसीलिए बचाने आए हो क्योंकि ये तुम्हारे मिशन का पार्ट है। और सच्चाई ये है, तुम इन्हें ऐसे देखते हो कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। ये तुम्हारे लिए कमजोर जानवर के अलावा कुछ नहीं। और आस्था सिस्टर लिली की बातों को याद करने लगता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग शक्करकंदियां लेकर जा रहे होते हैं और कुछ लोग खेत के अंदर बैठे होते हैं और बात करते हैं कि नोबल रेल्म्स में जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी होती होगी ना। अगर इन्हें इतनी ही दिक्कत है तो उधर क्यों नहीं चले जाते? ये इतना भी आसान नहीं है। उधर सिर्फ वही रह सकते हैं आस्था जिनके पास अधिक जादुई शक्तियाँ हैं। जब मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं इस भेदभाव को खत्म कर दूंगा। हाँ, अगर इतना ही आसान होता तो अब तक हो चुका होता आस्था। तुम्हारे पास तो मैजिक पावर भी नहीं है तो तुम कभी एक मैजिक नाइट बन ही नहीं सकते और विज़र्ड किंग तो भूल ही जाओ। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर विलेन अपना मिस्ट और आइस मैजिक कंबाइन करके यूज करता है और काफी सारे ब्लेड्स आस्था की तरफ फेंक देता है। पर आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारे ब्लेड्स को इसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और इससे पता चलता है कि आस्था सिर्फ मैजिक स्पेल्स को नलीफाई ही नहीं कर सकता है बल्कि उसे रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। पर इस मिस्ट की वजह से ये सारे ब्लेड्स दोबारा बनते जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसका कोई एंड ही नहीं है। मैग्ना अपने मैजिक का यूज करके इन सभी विलेजर्स को बचा रहा होता है पर मैग्ना अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाता है। ये लोग तो किसी मैजिक नाइट की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। ये पहला मिशन तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और गाइस, ये बंदा अभी भी अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा होता है। सिर्फ आस्था और मैग्ना ही इनका सामना कर रहे होते हैं। नोएल भी इस विलेन पर हमला कर देती है पर इसका हमला इसे लगता ही नहीं है। अब मैग्ना का मैजिक कम होने लगता है और ये ब्लेड विलेजर्स को लगने लगते हैं और काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। तुम सभी लोग इन्हें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। पर आस्था इनकी बात नहीं सुनता और कंटिन्यूअसली अपने ब्लेड से इनके हमलों को रोकता रहता है और सभी विलेजर्स की जान बचाता है। मैग्ना भी पूरे जोश के साथ कहता है कि एक सच्चा मर्द कमजोरों की हेल्प करता है पर उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाता। नोएल सोचती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं एक रॉयल्टी हूँ, यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं। पर आस्था और मैग्ना को मेरी ही रक्षा करनी पड़ रही है। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? मैं रॉयल्टी हूँ, मैं शाही घराने से हूँ, मैं इस पिछड़े इलाके में नहीं मर सकती। मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और जैसे ही यहाँ से जाने वाली होती है तभी एक छोटी बच्ची इसके पास आती है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। इस बच्चे को देख
देखकर नोएल को इस पर तरस आ जाता है कि मुझसे हेल्प मांग रही है और मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हूँ। मैं एक रॉयल्टी हूँ और उससे भी ज्यादा मैं एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हूँ। मुझे इन सभी को बचाना होगा। और तभी नोएल की ग्रिमोयर के अंदर एक नया स्पेल आ जाता है और इस स्पेल को यूज करती है, जिसकी वजह से सभी विलेजर्स के आसपास एक वाटर मैजिक बैरियर बन जाता है, एक मैजिक शील्ड जो कि इन आइस ब्लेड्स से इन सभी की रक्षा करने में हेल्प करता है। मैं इन सभी की जान बचा कर रहूंगी क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ। इस बंदे का मैजिक नोएल के मैजिक को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है और तभी आस्था नोएल की मैजिक में से बाहर निकलकर इस बंदे पर हमला कर देता है। मेरे पास एक भी मैजिक का खतरा नहीं, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। पर इस विलेन को ज्यादा कुछ नहीं होता है। आस्था के पैर के नीचे बर्फ जमा कर इसका मोमेंटम बिगाड़ देता है और आस्था पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से आस्था बेहोश हो जाता है। और घड़ी देखकर ये विलेन कहता है कि मैं 25 सेकंड्स में नोएल की मैजिक के अंदर जाने के लिए किसी एक आदमी के लिए रास्ता तैयार कर लूंगा और तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। और मैग्ना सोचता है कि चाहे फायर आइस की दुश्मन हो, पर इस बंदे के पास मुझसे बहुत ही ज्यादा पावर है। कैप्टन यामी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा। मैग्ना हार मान जाता है। पर तभी आस्था दोबारा से इस विलेन पर हमला कर देता है, पर आस्था काफी ज्यादा स्लो होता है और हीथ दोबारा से इस पर हमला करता है, पर इसने आस्था को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया है कि आस्था अपनी तलवार को अब नहीं चला पाएगा। आस्था एक और बार हमला करने की कोशिश करता है, हीथ इसे एक और बार जख्मी कर देता है। आस्था हार नहीं मानता और इसके साथ अकेले ही फाइट कर रहा होता है। और ये देखकर मैग्ना को एक बात याद आती है। रायका विलेज के सभी लोग मैग्ना के एक मैजिक नाइट बनने पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें नहीं लगता था कि इनकी विलेज में से कोई मैजिक नाइट बन सकता है। मेयर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मुझे यकीन था बच्चे कि तुम इसे कर लोगे, पर आज ओल्ड मैन मारा जा चुका है और मैग्ना सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ। नोएल, मैं आस्था की हेल्प करने जा रहा हूँ, तुम यही रुको। हीथ इससे कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, तुम्हारा जीतने का कोई चांस नहीं है। आज नहीं तो कल मैं विज़र्ड किंग बन ही जाऊंगा। पर ये बात सिर्फ विज़र्ड किंग बनने के लिए नहीं है। एक विज़र्ड किंग हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तभी मैग्ना पीछे से आता है। ओए बूढ़े आदमी, उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। आस्था तैयार हो जाओ। और मैग्ना उसी टेक्निक का यूज करने वाला है जो कि इसने पहले यूज करी थी जब ये आस्था का टेस्ट ले रहा था। मैग्ना अपनी पूरी जान लगाकर अपना सारा मैजिक यूज करके हीथ पर हमला कर देता है, पर हीथ बहुत ही आसानी से इस हमले को रोक देता है और आइस ब्लेड्स का यूज करके मैग्ना पर हमला करने लगता है। पर मैग्ना का हमला बस एक छलावा था, असली हमला अभी बाकी होता है। जो बाकी के फायर बॉल्स हीथ को नहीं लग पाते हैं, आस्था उन्हें अपनी मैजिक सोर्ड का यूज करके हिट करता है और ये फायर बॉल्स हीथ के ऊपर फेंक देता है। और नोएल मैग्ना की तरफ आने वाले सभी ब्लेड्स को अपने वाटर मैजिक का यूज करके एक शील्ड तैयार करके मैग्ना को बचा लेती है। ठीक है, तुम मेरा शुक्रिया अदा बाद में कर सकते हो। तुम कभी चुप नहीं रह सकती ना। नोएल अपने मन में सोच रही होती है कि क्या बात है, वाह मैंने अपने मैजिक पर काबू किया। और यहाँ पर हीथ को जो फायर बॉल लग चुकी थी ये आगे से जलाने लगती है। हीथ अपने फायर मैजिक से इसे बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड से इस पर हमला कर देता है। हीथ बेहोश हो जाता है और सोचता है कि काश मैं थोड़ा सा और यूजफुल हो पाता अपने मास्टर के लिए। और गाइस, इनका मास्टर कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और मैग्ना अपने फ्लेम बाइंडिंग मैजिक फ्लेम बॉन्डेज फॉर्मेशन का यूज करके हीथ और इसके बाकी सभी साथियों को पकड़ लेता है। क्या बात है, तुम जितने दिखते हो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। ए, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, समझी ना। और ये अपना मैजिक बैरियर हटा भाई। तुम मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकते, मैं एक रॉयल्टी हूँ। इतने में ही एक कैदी अपनी ग्रिमोयर का यूज करके यहाँ से भाग निकलता है। हीथ बेहोश होता है। मैंने तुमको हरा दिया और मैं एक आम इंसान हूँ, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। और ऐसा बोलकर ये सो जाता है। सो गया भाई ये मैदान जंग में। ये कितना बेवकूफ है, लाउड स्पीकर कहीं का, पर फिर भी ये कितना अमेजिंग है। पर सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आस्था भी इन्हीं के जैसा एक कॉमनर है और इस 15 साल के बच्चे ने सभी विलेजर्स की जान बचा ली। सभी लोग इसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हीथ को होश आता है। अब मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल के अंदर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ तुम पूरी उम्र बस जेल में सड़ोगे। तुमने आज जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता और तुम मैजिक नाइट्स को सब कुछ बताओगे कि तुम्हारा असली मकसद क्या था। पर हीथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। हीथ एक मैजिक का यूज करता है, एक पर्पल कलर की रोशनी निकलती है और खुद को और अपने 2 साथियों को बर्फ के अंदर जमा देता है और चूर चूर हो जाते हैं। इनका नामो निशान मिट जाता है और मैग्ना ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मर गए पर मुंह नहीं खोला, इतने ज्यादा लॉयल। काश आजकल की लड़कियां भी ऐसी होती। जिसके बाद ये सभी लोग उस ओल्ड मैन की ग्रेव के पास जाते हैं। निक नाम का लड़का इनकी ग्रेव के पास बैठा होता है और गाइस ये निक उस ओल्ड मैन का पोता होता है। ग्रैंडफादर को यहाँ से व्यू देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, वो एक असली मर्द थे। और निक बताता है कि ग्रैंडफादर अक्सर जुआ खेलने जाते थे और उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से सभी विलेजर्स को कपड़े और खाना दिलवाते थे। वो खुद कभी मैजिक नाइट नहीं बन पाए और उन्हें इस बात से रिग्रेट भी होता था कि अगर उन्होंने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो आज एक मैजिक नाइट बन पाते। पर मैग्ना के मैजिक नाइट बनने पर वो काफी ज्यादा खुश रहने लगे। निक मैग्ना से पूछता है कि क्या मैं भी एक मैजिक नाइट बन पाऊंगा क्या? हाँ जरूर बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर एक बार तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें मैजिक नाइट बनना ही है तो तुम उसे आसानी से कर सकते हो। हाँ, मैग्ना ने सही कहा। अब तो मुझे ही देख लो, मेरे पास इतनी सी भी मैजिक पावर नहीं है, पर फिर भी मैं एक मैजिक नाइट हूँ। हाँ, पर ये आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तीनों इसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं विज़र्ड किंग बन सकूं। अरे आस्था, तुम फिर शुरू हो गए ना, तुम और तुम्हारे ये बेकार से सपने। हाँ, यहाँ पर एक एंटीबर्ड को एक घर के अंदर वो मैजिक स्टोन मिलता है और ये वही मैजिकल स्टोन है जो हीथ और इसके साथी इस विलेज में लेने आए थे। ये एंटीबर्ड इस स्टोन को आस्था के पास लेकर आती है। अरे ये क्या इसकी चोंच में भाई? ये ग्रैंडफादर का लकी चार्म है, वो इसे काफी संभाल के रखते थे। आस्था इस स्टोन को इस एंटीबर्ड से छीनने लगता है। अरे एंटीबर्ड की बच्ची, इसे वापस कर, ये हमारा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी चिड़िया इसे लेकर जाना चाहती है तो इसे रख सकती है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आखिरकार तुमने हमारी जान जो बचाई है। नोएल को इस चिड़िया की ये गंदी तिरछी नजरें काफी ज्यादा पसंद आ जाती हैं। ए चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर भी बैठ सकते हो। और
हमारे बर्ड दोबारा से आस्था को तंग करने लगते हैं और इसके सर पर चोंच मारने लगती है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा जो कि मैग्ना के मैजिक को तोड़कर भाग निकला था, ये अपने मास्टर को आकर रिपोर्ट देता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। और हीथ और बाकी सभी ने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके हमारे प्लान को रिवील होने से बचा लिया। और ये मास्टर कहता है कोई बात नहीं, अगर वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के हाथ लग चुका है, उनसे तो हम जब चाहे निपट लेंगे। सही समय आने तक उस स्टोन को ब्लैक बुल्स के पास ही रहने दो, समय आने पर हम उनसे छीन लेंगे। और ये बंदे कौन हैं? इनके बारे में हमें काफी ज्यादा आगे जाकर पता चलेगा। ये मास्टर एक पत्थर पर हाथ रखता है और बोलता है हमारे मास्टर बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। और इस बड़ी सी दीवार के ऊपर ये लोग कुछ मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इस मास्टर के कपड़े के ऊपर गोल्डन डॉन का साइन बना होता है। अब ये बंदे कौन हैं और ये लोग इन स्टोन्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं और इसके आउटफिट के ऊपर गोल्डन डॉन का सिंबल क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज गाइज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज अभी सब्सक्राइब कर लो यार दोनों चैनल्स को। तो ठीक है गाइज, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।